अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंसान के बहुत सारे दुश्मन हैं, कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल। हमारी तवज्जो अक्सर एक्सटर्नल एनिमीज पे मरकूज रहती है, जबकि हम अपने इंटरनल एनिमीज को अक्सर नजरअंदाज करते हैं। इन्हीं इंटरनल एनिमीज में से एक बहुत ही भयानक दुश्मन है इंसान का ईगो। इससे पहले कि मैं ईगो पे कुछ मजीद गुफ्तगू करूं, मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। दोस्तों, एक माँ होती है और उसका एक लौता बेटा होता है। ये माँ अपने बेटे की परवरिश में, उसकी पढ़ाई लिखाई में अपना खून पसीना एक करती है। और एक दिन ऐसा आता है कि ये बेटा एक बड़ा आदमी बनता है, नौकरी हासिल करता है और एक दिन अपनी माँ के पास एक तजवीज लेकर आता है। कहता है कि माँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ के कुछ और ख्वाब थे, कुछ और तमन्नाएं थी। वो इस शादी से खुश तो नहीं हुई, लेकिन बेटे की रजामंदी देखकर माँ का दिल पिघल गया और आखिर बेटे की जिद ने उसे मजबूर कर दिया और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी हो गई, बहू आ गई, लेकिन घर में एक मसला पैदा हो गया। क्योंकि माँ शुरू से ही इस शादी से खुश नहीं थी, लिहाजा उसने शुरू से ही बहू की तरफ एक बहुत ही इनडिफरेंट एटीट्यूड को अपना लिया था। वो अक्सर अपने पड़ोसियों के यहाँ जाती थी और अपने बहू की बुराई करना शुरू कर देती थी। एक दिन अब उसकी बहू ने अपनी सास को ये कहते हुए सुना एक घर में कि मेरी बहू जो है वो बहुत ही निकम्मी है, नाकारा है, उसे कोई काम नहीं आता, वो किसी ढंग की नहीं है। ये सुनकर बहू का खून खोल जाता है और वो ये इरादा कर लेती है कि मैं अपनी सास को रास्ते से ही हटा दूंगी। दोस्तों, इस बीच में पिस रहा था उसका बेटा, जो रिकॉन्सिलेशन तो करना चाहता था, लेकिन दोनों की जिद इसके उसके आड़े आ जाती थी। एक दिन बहू ने अपने बाप के एक दोस्त को फोन किया और कहा कि अंकल, तुम एक बहुत बड़े डॉक्टर हो, मेरी सास ने मुझे मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं घुट घुट के जीती हूँ, क्यों ना तुम मुझे कोई ऐसी दवाई ला कर दो कि मैं अपनी सास को खाने में मिलाकर उसे खिलाती रहूं और उसकी मौत वाक़ा हो, लेकिन ये मौत कोई मर्डर नहीं दिखना चाहिए, इट शुड लुक लाइक ए नेचुरल डेथ। तो उस अंकल ने कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इस तरह के मेडिसिन को जानता हूं जिससे तुम्हारी सास की स्लो डेथ हो सकती है। दोस्तों, उस अंकल ने इस लड़की को कहा कि तुम अपनी सास को ये दवाई दोगे, लेकिन इसके पीछे एक हिकमत को तुम्हें बजा लाना होगा। उसने कहा, मैं हर कोई इकदाम करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, उस अंकल ने उसे ये मशवरा दिया कि तुम ये दवाई खाने में मिलाओ, लेकिन वो खाना बनाओ जो तुम्हारी सास को पसंद हो और बहुत ही डिलीशियस बनाओ। दोस्तों, उसने खाना बनाना शुरू कर दिया, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी लगन के साथ, दिल लगाकर, और हर रोज वो अपनी सास को खाना खिलाती थी और बड़े प्यार से खिलाती थी, अखलाक के साथ खिलाती थी और बड़ी खंदा पेशानी के साथ उसके साथ पेश आती थी। दोस्तों, महीना गुजरता गया और एक दिन यही बहू उसी नेबरहुड के पास से गुजरती है और अपने सास को अपने बहू की तारीफों के पुल बांधते हुए सुनती है। दोस्तों, ये देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वो ये अंदर ही अंदर पछतावा महसूस करती है और वापस उस अपने बाप के दोस्त को फोन लगाती है कि अंकल, तुम ये डेथ रोक दो, उसकी मौत को किसी तरह रोक दो, क्योंकि मैंने अपनी सास को आज अपनी तारीफें करते हुए सुना और मेरे तय उसका रवैया बिल्कुल बदल गया है, वो मुझे अब बेटी की तरह समझने लगी है। दोस्तों, उस अंकल ने कहा, नहीं, अब तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दवा ने अपना असर कर लिया होगा और वो तकरीबन मौत के दहाने पे खड़ी है। दोस्तों, उसने गिड़गिड़ाया, रोया, कहा कि किसी तरह इसको रिवर्स कर दो। दोस्तों, उस अंकल ने जब उसकी सिंसियरिटी को भांपा तो उसने कहा, बेटी, क्या तुम नादान हो? क्या मैं एक प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर होने के नाते क्या मैं किसी पेशेंट की जान ले सकता हूं? मैं तो असल में तुम्हारा रवैया बदलना चाहता था। जब तुमने अपने ईगो को लोअर कर दिया तो उसका ईगो खुद ब खुद नीचे आ गया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम थोड़ा सा बैक स्टेप करते हैं, जब हम एग्रेशन नहीं दिखाते, जब हम टिट फॉर टैट नहीं करते, तो हमारी सोशल रिलेशनशिप्स निखरती हैं, संवरती है। हमारी रिलेशनशिप्स में भी ऐसा ही है। हम अपने ईगो को ऊपर रखते हैं और रिलेशनशिप्स को बैकग्राउंड में रखते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमारी फैमिलियां टूट जाती हैं, हमारी सोशल रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, हमारी दोस्तियां बिखर के रह जाती है।
काश हम अपने ईगो को थोड़ा सा लोअर कर दे। दोस्तों, अगर आपको ईगो का इलाज वाकई में करना है तो सूरह फुसिलत की आयत नंबर 34 जरूर पढ़ें।